हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अलग सी कहानी। इस फिल्म का नाम है द किंग एंड ये स्टोरी एक आम इंसान के बारे में है जो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक अंधी चाहत थी पावर की, क्योंकि बहुत छोटे वक्त में ही वो समझ चुका था कि ये दुनिया पैसे और पावर से चलती है। तो आज हम उसकी इस पूरी जर्नी को देखेंगे, कैसे गरीब इंसान से वो साउथ कोरिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनने के सफर पर निकलता है एंड क्या वो बन पाता है भी या फिर नहीं। फिल्म की शुरुआत में हमें तीन वेल ड्रेस्ड बंदे एक हाई एंड कार में दिखाए जाते हैं। वो लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी कोई गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है एंड एक बहुत ही स्टाइलाइज सीन के साथ हम अतीत में चले आते हैं। उस गाड़ी में बैठा शख्स टेसू कहता है, तो आ गए आप। दरअसल जो आप देख रहे हो वो मेरी कहानी है, पार्क टेसू की। मैं कोरिया के एक छोटे से गाँव से हूँ जहाँ मेरे फादर एक ठग हैं। वो पैसों के लिए चीज़ें चुराते हैं और उन्हें बेचते हैं, पर हाँ, उनके पास पावर बहुत है एंड उनकी इसी सीख के साथ मैं भी हमेशा पावरफुल बनने का ध्यान देता हूँ। स्कूल में आज तक कोई भी बंदा मुझसे टकराता नहीं एंड अगर गलती से वो टकरा भी गया तो उससे मुझसे हारना पड़ता है, वरना मेरा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने एक प्रोसिक्यूटर को देखा जिसके आगे मेरे फादर भी घुटने टेक रहे थे। तब मैंने समझा असली ताकत क्या होती है। असली ताकत फिजिकल पावर में नहीं है। ये फिजिकल पावर तो बस बाहर का दिखावा है। असली ताकत इन लोगों के पास है, इन अथॉरिटीज के पास, प्रोसिक्यूटर्स के पास। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं, प्रोसिक्यूटर्स एक प्रकार से उन लॉयर्स को कहा जाता है जो गवर्नमेंट की ओर से अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट केस लड़ते हैं, उसे गिल्टी प्रूफ करने के लिए। एंड लॉ वर्ल्ड में प्रोसिक्यूटर्स की पावर्स बहुत ही ज़्यादा होती है, खासकर साउथ कोरिया में। अब बात की जाए टेसू की, तो वो निकल चुका था अपने नए सफ़र पे। पहले जहाँ वो एक पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर बच्चा हुआ करता था, वहीं उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी थी। क्लास के बॉटम रैंक से सीधे बंदा टॉप 10 पे आ जाता है और फिर डायरेक्ट क्लास टॉप। एक्चुअली टीसू को वाइट नॉइज कंडीशन थी, या नॉर्मल कंडीशंस पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन अतरंगी सिचुएशंस में उसकी स्टडिंग कंसंट्रेशन पीक पे थी। यानी जहाँ शोर हो रहा है वहाँ पढ़ने में उसका ध्यान बहुत ही अच्छे से लगता था। टीचर उसकी परफॉर्मेंस को देख एकदम हैरान थे। एंड वहीं अगले सीन हम देखते हैं, उस दौर में पूरे साउथ कोरिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे फॉर डेमोक्रेसी। एंड जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी फोर्स उतार दी थी। एंड इन्हीं में से किसी कोने में खड़ा था टेसू। वो अपनी दोस्त को बचकर निकलने के लिए खुद डंडे खाता है एंड वहाँ से वो ज्वाइन करता है SNU, यानी कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। एंड SNU साउथ कोरिया की तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ही, पर इसके साथ ही साथ ये पूरी दुनिया में भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। एंड वहाँ पर एडमिशन होने के बाद तो बारी थी सिर्फ पढ़ाई की, ताकि वो प्रोसिक्यूटर बन पाए। इस दौरान वो कॉमन टेलीविजन पे हमेशा पॉपुलर प्रोसिक्यूटर हान को देखकर सोचता था कभी वो भी उनकी जगह पे होगा। बात की जाए एग्जाम्स की, तो इसके 2 राउंड ऑफ एग्जाम्स थे। पहले राउंड को वो लकीली क्लियर कर लेता है एंड अब दूसरे के लिए उसके पास 2 चांस थे। पहले चांस में वो ट्रायल लेता है फी लेने के लिए, और किस्मत और मेहनत से बंदा सेकेंड राउंड को भी क्लियर कर लेता है और सीधे पहुंचता है इंटरव्यू में। एंड उसे क्लियर कर फाइनली वो प्रोसिक्यूटर बनने के एग्जाम को क्लियर कर लेता है। अब बारी थी तो सिर्फ ट्रेनिंग की। प्रोसिक्यूटर बनने के दौरान उसका रुतबा, रहन सहन, कपड़े, तौर तरीके एकदम बदल से गए थे। एंड पूरी फैमिली उसका होम टाउन उसे पकड़कर हवा में उछालते हैं। जुडिशियल बार क्लियर करने के बाद 2 साल की उसे जुडिशियल ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जिसके पश्चात बारी थी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में इंटर करने की। एंड इस दौरान मैरिज ब्रोकर्स उसे एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरत लड़कियों से मिलवाते हैं, जिनमें से एक मीरियन से उसे सच में प्यार हो जाता है और 6 महीने की डेटिंग के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। एंड जब उसकी शादी होती है और द प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में उसकी एंट्री। इस ऑफिस के दूर से चर्चे तो बड़े अट्रैक्टिव थे, लेकिन काम ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये भी किसी और ऑफिस की तरह ही है, जहाँ से ज़्यादा काम है। हर रोज कई सारे केसेस रीड करने होते हैं और उन पर काम भी करना होता है। इस बीच उसे मालूम पड़ता है कि प्रोसिक्यूटर्स की लाइफ जो उसे अट्रैक्टिव लग रही थी, उसके पीछे कारण था कि एक्चुअली 2 तरह के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। एक जो 99% में रह जाते हैं, आए दिन काम करते हैं, और उनका दिन कुछ इस तरीके से होता है, दिन रात काम करो, पैसे कमाओ, घर जाके पैसे उड़ाओ और सो जाओ। पर इसके ऊपर टॉप 1% वाले प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं जो बहुत अलग हैं। मीन्स उनकी एक अलग ही बात है, फुल ऑफ पावर विल्डर्स हैं एंड सारे टॉप केसेस और ऊपर के लोगों से उनकी पहचान है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी उनकी इज्जत करते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में अगर पावर महसूस करना है तो वाइदर कांग्रेसमैन यानी साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली मेंबर्स के पास था, या फिर हद से ज़्यादा अमीर लोग। और इन दोनों के अलावा ये 1% वाले प्रोसिक्यूटर्स जिनकी पहचान अंडरग्राउंड गैंग्स तक थी, उनका भी एक अलग ही दबदबा चलता था। एंड टेसू बहुत ही कम वक्त में समझ आता है कि अगर असली पावर चाहिए तो इनमें से ही किसी पोजीशन में उसे पहुंचना होगा। वही फिर हम देखते हैं टेसू के ऑफिस में एक दिन एक केस आता है एक लड़की के मॉलेस्टेशन का, और ये घटिया काम किया था स्कूल के जिम टीचर ने। वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसकी मदर के पास पैसे नहीं थे जस्टिस के लिए, और जिम टीचर के बड़े लोगों से कांटेक्ट थे, तो केस ऑटोमेटिकली क्लोज करवा दी गई थी। लेकिन टेसू उसे खुलवाता है एंड उस टीचर को पकड़वा देता है, क्योंकि उसे ना ही अपनी घटिया काम का गिल्ट था और ना ही वो बंदा टेसू से अच्छे से बात कर रहा था। उस वक्त टेसू समझ पाता है कि पावरफुल लोगों से कांटेक्ट होना कितना ज़रूरी है।
उन्हीं के दम पर अजय टीचर एक प्रोसिक्यूटर के सामने अकड़ से बात कर रहा है। वही फिर एक दिन टेसू का एक कलीग यांग उसे अपने साथ कहीं घुमाने ले जाता है। ये जगह फाइल से भरी हुई थी एंड वहाँ की सीक्रेट चेंबर में वो बंदा टेसू को एक गहरे राज के बारे में बताता है कि सारी फाइल्स में वो केसेस हैं जिनसे देश हिल सकता है। बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और भी कई सारे पावरफुल लोगों के काले कारनामों का सच यहाँ छुपा है और इन्हें हम जानबूझकर इन्वेस्टिगेट नहीं करते और यहाँ पर छिपा कर रखते हैं ताकि अगर कभी भी सही मौका मिले तो इसका वो यूज़ कर सके। पर नए केसेस बंद ही ठीक है। वैसे अगर तुम चाहो तो ये जगह तुम्हारी भी हो सकती है और तुम भी हम में से एक हो सकते हो। बस ये जस्टिस, न्याय वगैरह छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, पावर के साथ, जहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं जानता हूँ तुम नए नए प्रोसिक्यूटर बने हो, इसलिए इनकी आदत नहीं है तुम्हें। वैसे क्या तुमने चीफ हान के बारे में सुना है? टेसू कहता है उन्हें कौन नहीं जानता। यांग कहता है वो हमारे लीडर है। ये बात उसे पूरी तरह से हैरान कर देती है। एक तरीके से उसके इंस्पिरेशन, जिन्हें वो बहुत साल से देख रहा था, वो खुद इन सब की मेन कड़ी थे। एंड वहां पर यांग टेसू को अपने साथ मिलाने के लिए लस्ट का यूज करता है। वो उसे एक ऐसी क्लिप दिखाता है जो एक बहुत ही हसीन एक्ट्रेस बड़े प्रोसिक्यूटर के साथ थी और टेसू ये देखकर हद से ज्यादा खुश हो जाता है कि असली पावर तो ये है 1% लोगों के पास वाली। और ना चाहते हुए भी उसे अब जिम टीचर को रिहा करना पड़ता है, क्योंकि अगर बंदा ऐसा नहीं करेगा तो 1% में कभी भी शामिल नहीं हो पाएगा। वहाँ जिम टीचर उसे कहता है तो आज से तुम हमारे दोस्त हुए, कभी लंच पे आना। एंड वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे की मम्मी टेसू के लिए प्यार से खाना बनाकर भेजती है, क्योंकि उसने उनकी बेटी की मदद की थी। एंड ये सीन बहुत ही हार्ड हिटिंग था, जहाँ एक तरफ एक गरीब फैमिली अपनी ओर से इमोशंस देती है और दूसरी तरफ एक करप्ट बंदा पावर। टेसू खाना खा लेता है एंड पावर के साथ जाने का डिसाइड करता है। एंड वही वो बंदा यांग टेसू को 1% प्रोसिक्यूटर से भरी पार्टी में लेकर आता है, जहाँ ड्रिंक्स, लड़कियां और सिर्फ मजे चल रहे थे। ये पार्टी एक स्काई स्क्रैपर के टॉप फ्लोर पे हो रही थी, यानी कि पेंट हाउस में। टेसू वहां सब देख एकदम हैरान था कि ये कैसी दुनिया है जो सारे प्रोसिक्यूटर्स हद से ज्यादा अमीर है। लड़की दारू के आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी उसकी नजर पड़ती है इस पार्टी के सबसे पावरफुल पर्सन चीफ हान पर। ये एक तरीके से इनके राजा थे, जिनके आगे कोई नहीं सिवाय कुछ और बड़े लोगों के। सारे प्रोसिक्यूटर्स हान के आगे सिर झुका रहे थे और उसका एक अलग ही औहदा था, एक अलग दबदबा। उस ग्लैमर और लाइमलाइट में टेसू नहीं पढ़ना चाह रहा था, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन तभी हान आकर उसे खींच के स्लैप मारते हैं और कहते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग दुनिया जस्टिस से चलती है और न्याय सभी को मिलता है, राइट? तुम तो एक प्रोसिक्यूटर हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है ना? एंड अभिमान सबसे बड़ी चीज होती है। तो क्या तुम जरा बता सकते हो जापानीज रूल खत्म होने के बाद विक्ट्री किसकी हुई थी? वो लोग जो कोरिया के इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर वो जो प्रो जापानीज रूलर्स थे? चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रो जापानीज वाले लोग अमीर बनकर सामने आए और इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स को ढंग की पेंशन भी नहीं दी गई आज़ादी के बाद। तो अब तुम्हें और रहना है अपने अभिमान में या फिर पावर के आगे सिर झुकाना है? इस एक बात से टेसू की आंखें खुल जाती है और वो डिसाइड करता है इन लोगों के साथ आगे काम करने का। एंड वह वो उनके साथ डांस करता है और पार्टी का हिस्सा बन जाता है, जिसे वो एक वक्त में क्रिटिसाइज कर रहा था, आज वो उनका ही पार्ट बन चुका था। इन सब के बाद जब वो लौटता है तो उसके साथ ही वही जिम टीचर भी थे, क्योंकि याद है ना ये भी उन्हीं लोगों के साथ है। एंड वह वो टेसू से कहता है अब तो हम भी दोस्त हुए, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते। वैसे पता है कल से मैं दोबारा सेम स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ एंड मैं उस लड़की से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। सच में बहुत ही खूबसूरत थी। टेसू का पाला एकदम चढ़ गया था और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक दूसरा बंदा आकर उस जिम टीचर को बहुत मारता है। ये शख्स है डोयल। डोयल दरअसल टेसू का ही स्कूल से था और फिलहाल वो एक अंडरग्राउंड गैंग का सब लीडर होता है। एक्चुअली में 2 गैंग्स टॉप में थी, पर नई गवर्नमेंट के आने के बाद एक को भारी नुकसान हुआ। इसी बीच दूसरी वाली गैंग टॉप पे आ गई, जिनका नाम है वाइल्ड डॉग्स और इसका लीडर है युंगसू, जिसके पास बेहिसाब ताकत है और उसके नीचे आता है डोयल। गौर करने की बात यहाँ पर यह थी कि ये गैंग्स प्रोसिक्यूटर से भी ज्यादा खतरनाक है फिजिकली, क्योंकि इनकी सजा होती है लोगों को डॉग्स को खिलाना। और ज्यादातर गैंग्स और 1% वाले प्रोसिक्यूटर्स अपने अपने प्रॉफिट्स के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। इवन जो पहली वाली नंबर 1 गैंग थी, उन्हें हान और उसके साथियों ने ही गवर्नमेंट के साथ मिलकर जानबूझकर खत्म किया था ताकि वाइल्ड डॉग्स टॉप पे आ जाए। एंड वाइल्ड डॉग्स के टॉप पे आने से उन्हें रेगुलरली वो पैसे दिया करेंगे। और बात की जाए डोयल की, तो वो टेसू का अपना अच्छा दोस्त मानता था। अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही खास दोस्त, इसलिए वो उसके लिए जिम टीचर को मारकर अपने साथ पुलिस के पास ले जाता है, जब उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ ही वक्त में टेसू अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाकर उसे निकाल लेगा। एंड डोयल को इस बात का विश्वास था। एंड वहाँ डोयल टेसू से वादा करता है कि वो आगे जाए और काम करे, एंड जब बारी हाथ गंदे करने की होगी तो इस काम को वो टेसू के बदले अंजाम देगा और इस तरह वो दोनों भी एक दिन टॉप पे होंगे। फिर क्या था, टेसू चिफान और यांग के साथ रहना, घूमना, खाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसी तरह से वो टॉप 1% में टिक पाएगा। जब इनिशियली टेसू उनके साथ घूमना शुरू करता है तो वो एक अलग पावर महसूस कर पा रहा था। हर तरफ लोग उसे झुककर इज्जत देते थे, कोई भी काम चुटकियों में हो जाता था।
मीन्स लोगों के अंदर चीफ हान के प्रति एक अलग ही इज्जत और डर थी, जिसका फायदा उनके साथ वाले लोगों को भी मिलता था। हम देखते हैं कि टेसू की इस नई दुनिया में उन लोगों का काम था सिर्फ प्लानिंग और इंडिकेशन का, यानी ऊपर से सब कुछ की योजना वो बनाते थे और नीचे के ऑफिशियल्स उन्हें फॉलो करके काम पूरा करते थे। खुद से फिजिकली काम टेसू ने करना बंद कर दिया था। इवन उनके काम इतने बड़े थे कि हर एक खबर सीधा फ्रंट न्यूज़पेपर पे छपती थी। साथ ही बड़े से बड़े केसेस को वही डील करते थे और काम के अलावा आधे से ज़्यादा वक्त वो पार्टीज ड्रिंक्स में उड़ाते थे। वहीं हम देखते हैं इन पावर्स के आने से सिर्फ 8 महीनों में ही डोयल बाहर आ गया था, जबकि उसकी सज़ा 18 महीनों की थी। और वहीं टेसू की वाइफ मिरियन टीवी न्यूज़ चैनल के द्वारा पनिश किया जाता है क्योंकि उन्होंने मैनेजर से अच्छे से बिहेव नहीं किया था। लेकिन टेसू की पावर अब इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल से अगले दिन उसकी वाइफ को पूरा चैनल दे दिया जाता है। अब अपनी वाइफ और वाइफ की फैमिली की तो बंदा बहुत हेल्प करता है, लेकिन खुद की फैमिली का क्या? तो हम देख पाते हैं उसके कई सारे पैसे उसकी बहन और बाकी फैमिली इधर उधर उड़ाकर हार जाती है, जिससे टेसू फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब यहाँ से उसकी जिंदगी में एक दूसरा पड़ाव आता है जहाँ ये सारे कारनामे और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। इलेक्शंस का वक्त, यानी जब कोरियन प्रेसिडेंट भी उनके साथ आ जाते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं आगे भी पावर में बने रहने के लिए। तो दरअसल दो पार्टीज मुख्य तौर पर इलेक्शन लड़ती है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, और प्रोसिक्यूटर्स वाली टीम यानी हान के साथी और एक दूसरी टीम को एक एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का साथ देना था। उनके आगे का करियर इसी पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनता है। अगर हान और उसके साथियों ने जिस पे बेट खेला है वो जीत गया तब उनका प्रमोशन पक्का, लेकिन अगर दूसरा वाला जीत गया तो वो उन्हें चुन चुन कर हटा देगा। इसके लिए हान और उसके साथियों का एकमात्र काम था ऑपोजिशन कैंडिडेट के अगेंस्ट बड़े से बड़े सबूत ढूंढना, ताकि सही मौके पर इसे मीडिया में डाल वो उसे खत्म कर सके और जिस कैंडिडेट का इन्होंने साथ दिया वो प्रेसिडेंट बन जाए। जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आ जाते ये लोग शमन के पास जाते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि बस उनका कैंडिडेट जीत जाए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एंड इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन पहली बार टेसू चीफ हान को नर्वस देख पाता है, उन चीफ को जिनके शक्ल पे आज तक एक शिकस्त भी नहीं होती थी। लास्ट 10 सेकंड्स की काउंटिंग पे उनकी हार्ट बीट पीक पे चली जाती है, पर जब उनके कैंडिडेट के जीतने की न्यूज़ आती है वो लोग कमरे में पागलों की तरह नाचते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ वाले प्रोसिक्यूटर समझ चुके थे उनकी नौकरी तो गई समझो। अगले दिन न्यूज़ में अपोजिशन वाले कैंडिडेट के अगेंस्ट सारे स्कैंडल सामने लाए जाते हैं एंड उनके सपोर्टर्स को भी सजा मिलती है। हर तरफ से हान और उसके साथियों ने ऑपोजिशन लीडर को खत्म कर दिया था, लेकिन ऑपोजिशन के पास भी पावर तो होगी ना, थोड़ी सी सही बट होगी। इसलिए अपने इन्फ्लुएंस से वो हान के बॉस को भेजता है उसे समझाने के लिए कि सजा 1 साल की रखो बस। हान मान जाता है बट अपने बॉस को मारते हुए कहता है आज के बाद ऐसा दोबारा मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि आपके कारण हमारी प्रोसिक्यूटर्स की पावर्स कम लगेंगी। एंड वो एक तरीके का यूज़ करते हैं जिससे ऑपोजिशन लीडर बच जाए, और तरीके का नाम था बरी एन इशू विद एन अदर इशू। इसके लिए भी फेमस एक्ट्रेस की केस को ओपन कर देते हैं। इसके कारण ऑपोजिशन लीडर वाली केस को मीडिया अटेंशन कम मिलने लगी थी, उनका काम भी हो जाता है और वो कम सजा में निपट जाते हैं। वहीं बात की जाए डोयल की तो वो ऑपोजिशन लीडर के सारे रीडेवलपमेंट एरिया की सीक्रेटली ओनर बन जाता है और इससे बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाता है। मीन्स अब उसके पास अच्छी खासी अमाउंट हो गई थी सेव करके रहने के लिए, और इसमें वो पूरी जिंदगी काट सकता है। वहीं एक दिन बीच में एंजॉय करते वक्त हान पॉलिटिशियंस की साइकी के बारे में बताता है कि पॉलिटिशियंस हमेशा रिवेंज लेते हैं चाहे जो हो जाए, क्योंकि इसी तरह से ये स्ट्रक्चर काम करता है और इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर अगले सीन हम टेसू और डोयल को देखते हैं। तो डोयल एकदम 7वें आसमान में था क्योंकि अब वो दो दोस्त किसी राजा से कम नहीं थे। उन्होंने इस पावर वाले रेस में बहुत से पैसे कमाए एंड साथ ही उनके पास बेहसा पावर भी थी, लेकिन उनकी सारी पावर का अंत हान के सामने हो जाता है क्योंकि उसके आगे वो लोग कुछ भी नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है एक फेमस एक्ट्रेस सैंगी को, जिसका मैनेजमेंट से रिलेटेड केस टेसू को सौंपा गया था एंड वहाँ उन दोनों के बीच एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है इस केस को सॉल्व करते करते, जो इतना भी सिंपल नहीं था। एंड वहीं दूसरी तरफ हम एक और प्रोसिक्यूटर जिमिन को देखते हैं एंड कहा जाता है जब गलत काम पूरी तेजी से आगे बढ़ता है तो उसकी खुशबू बाहर तक आ जाती है। तो ठीक इसी तरह जिमिन भी दूर से ही पर गौर से ये सब कुछ देख समझ चुकी थी हान इन सभी का मास्टरमाइंड है एंड उस तक पहुंचने का जरिया है टेसू। वो दरअसल इन सभी को हराना चाह रही थी क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स ने इस देश को पूरी तरह से बदल दिया था, आधे से ज्यादा पावर्स उनके पास ही थी। टेसू भी ये जान जाता है कि एक और प्रोसिक्यूटर जिमिन उसके पीछे पड़ी है एंड उसने कई सारे सबूत भी इकट्ठा किए हैं उसके खिलाफ, एंड इसीलिए उसके साथ ही उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। एक दोपहर लंच पार्टी में हान टेसू से कहता है डोयल से सावधान रहना, भले तुम उस पर पूरा ट्रस्ट करोगे लेकिन याद रखना वो है तो एक डॉग ही, उसे इंसान मत बनाओ, सही वक्त आने पर उसे रास्ते से हटा देना। टेसू समझ नहीं पाता कि आखिर डोयल से उन्हें कैसा खतरा होगा, लेकिन बाद में वो देख पाता है कि डोयल ये सब काम छोड़ना चाह रहा था। वो अपनी आगे जिंदगी को एक आम इंसान की तरह जीना चाह रहा था क्योंकि उसके पास अब बहुत से पैसे थे। एक्चुअली डोयल एक पक्का दोस्त था जिसने टेसू की हर मुश्किल में मदद की थी, एक परफेक्ट राइट हैंड की तरह, लेकिन वो थक चुका था एंड अपने सेव किए पैसों से वो इस काम से निकलना चाह रहा था। पर टेसू फिलहाल उसे जाने देने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस बहुत ही करीब आ रहे हैं। मीनवाइल टेसू के अफेयर का राज बाहर आ जाता है और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, बट बंदा दूसरी चीज़ों में इतना ज़्यादा मगन था
कि इस इतनी बड़ी बात से उसे बिल्कुल भी गहरा असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इस बार के इलेक्शन में एक नया कैंडिडेट सामने आए थे जो कि खुद भी एक लॉयर रह चुके हैं एंड वो जानते थे कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बदलने की सख्त जरूरत है ताकि ये कारनामे बंद हो सके। उनका जीतना किसी भी प्रोसिक्यूटर के लिए सही नहीं होगा क्योंकि उनकी पावर्स उनसे छीन ली जाएगी। इसलिए हाना उसके साथ ही पूरी प्लानिंग के साथ इन्फॉर्मेशन निकालकर अपने वाले कैंडिडेट को देते हैं ताकि वो लोग उसका यूज कर इलेक्शन जीत जाए। लेकिन उनके कैंडिडेट एकदम ही आलसी थे और रिजल्ट्स में आता है ऑपोजिशन वाला कैंडिडेट तो जीत चुका है। ये बात हान के लिए खतरे की घंटी थी क्योंकि जैसे ही ऑपोजिशन कैंडिडेट रो को पता चलेगा कि हान ने उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचाई है तो रो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इससे पहले रोज तक पहुंचे हान अपनी चाल चलता है और एक गठ बनाता है जहाँ सभी लोग मिलकर रो को इम्पीच कर हटा देंगे क्योंकि किसी के लिए भी इतना न्यायवादी प्रेसिडेंट सूट नहीं करेगा। अब इतना सब चल ही रहा था कि तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। डोयल ने प्रोसिक्यूटर जिमिन के कहने पर मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो हान के साथ मिला हुआ है एंड चीफ प्रोसिक्यूटर का एक रोड साइड गैंगस्टर से मिलने होने का मतलब था कुछ सही नहीं है। इस वजह से हान की प्रमोशन को टू अ डायरेक्टर रोक दी जाती है और ये झटका हान को बहुत गुस्सा दिलाता है एंड वही टेसू समझ नहीं पा रहा था अच्छी खासी पावर वाली जर्नी में अचानक ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। टेसू के कारण ये सब कुछ हो रहा था इसलिए उसे कुछ दिन के लिए सोल शहर से बहुत ही दूर भेजा जाता है एंड मीनवाइल डोयल जेल में था क्योंकि उसने जो भी गलत काम किया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है साथ ही बाकियों का राज भी खोल देता है। पर बाकियों के पावर्स इतने ज्यादा थे कि वो बच जाते हैं पर अकेला डोयल ही फंसा रह जाता है एंड अब तक असली मास्टरमाइंड आजाद थे। वहीं दूसरी तरफ न्यायवादी प्रेसिडेंट रो को इम्पीच कर दिया जाता है यानी कि अब दोबारा इलेक्शंस होंगे एंड यहाँ हम साफ तौर पर देख पाते हैं कि आखिर हान की पावर कितनी ज्यादा है। उसने लिटरली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट को अपनी सूझबूझ और पावर और कनेक्शंस की मदद से इम्पीच करवा दिया। वहीं टेसू फिर जाके डोयल के पैसे जो सेफ में रखे थे उन्हें निकाल लेता है क्योंकि उसे अभी काफी वक्त तक अकेले एक आइलैंड में छिपकर रहना था क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता बिकॉज डोयल के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मीडिया उसे सवाल पूछेगी और उसके थ्रू चीफ हान से। लेकिन फिर एक दिन प्रोसिक्यूटर जिमिन खुद टेसू के आइलैंड में उसे मिलने आती है और उसे कहती है हान जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है, उसे हटाने में वो उसके साथ दे। लेकिन टेसू ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था वरना हान उसे ही मार देगा एंड उसके पावर का अंदाजा हम सभी को लग चुका है कि इसने प्रेसिडेंट तक तो नहीं छोड़ा तो टेसू क्या ही चीज़ है। वही फिर हम देखते हैं टेसू आइलैंड में रहते रहते सारे पैसे उड़ा चुका था और वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे भी सोल में आना था इसलिए वो अपने दोस्त यांग से मिलता है जो हान का राइट हैंड है। लेकिन यांग उसे अकेले में साफ शब्दों में कहता है दूर रहो हमसे, तुम्हारी वजह से हम फंसते फंसते बचे हैं इसलिए प्लीज दोबारा नहीं। दूसरी तरफ डोयल जेल से बाहर निकल चुका था एंड उसे जब पता चलता है कि उसके ही दोस्त ने उसके सारे सेविंग्स खत्म कर दिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इन सभी गैंगस्टर्स प्रोसिक्यूटर से हटकर डोयल सच में किसी की परवाह करता था तो वो थी टेसू की। लेकिन टेसू ने उसे बैक स्टैप किया, उसके पैसे खर्च कर दिए या फिर यूं कहूं उड़ा दिए। टेसू की नजर से देखा जाए तो वह एकदम पागल हो चुका था। उसके लोगों ने उसे धोखा दिया बट आज आखिरकार हान और यांग उसे मिलने आते हैं। उसे अपने साथ वो एक पार्टी में लेकर जा रहे थे। जब हम नोटिस करते हैं ये सीन वही शुरुआत वाला था। 3 बंदे कार में हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं कि तभी एक कार उन्हें टक्कर मारती है और टक्कर मारने वाली कार डोयल की थी और इस इंसिडेंट से टेसू की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी। उन तीनों को ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं टेसू पहले से बेहतर था एंड वो एक्सीडेंट करवाने वाले को ढूंढ रहा था जिस दौरान डोयल का एक साथी उसे सारा सच बता देता है कि एक्चुअली में डोयल ने एक्सीडेंट करवाया जानबूझ के उसकी जान बचाने के लिए क्योंकि चीफ हान और उसका राइट हैंड यांग उसे वाइल्ड डॉग गैंग के सामने उसके लीडर युंगसू के पास लेकर जा रहे थे टेसू को मरवाने के लिए। वही बार डोयल जानता था तो उसने एक्सीडेंट करवा के उसकी जान बचा ली जबकि टेसू ने डोयल को हर बार धोखा दिया था। एंड फिर वो बंदा ये भी बताता है कि कैसे डोयल काफी वक्त छिपते छुपाते था बट एंड में उसने खुद को सरेंडर कर दिया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और गैंगस्टर युंगसू के आदमियों ने उसे भी जिंदा डॉग्स को खिला दिया। और ये बात जान कि उसके दोस्त के साथ इतना बुरा हुआ टेसू का दिल दहल जाता है। लेकिन हान और यांग अब तक रुके नहीं थे। उन्होंने टेसू को भी रास्ते से हटाने के लिए उसके फादर को अरेस्ट करवा लिया था एंड उन्हें छुड़वाने के बदले टेसू को प्रोसिक्यूटर ऑफिस से रेजिग्नेशन देना होगा क्योंकि जब तक वो प्रोसिक्यूटर है तब तक ही खतरा है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं। उसकी नौकरी से रेजिग्नेशन देने के बाद हान और यांग उससे उसके सारे पोजीशंस पैसे सब कुछ छीन लेते हैं, साथ ही उसके फादर को भी आज़ाद कर देते हैं। लेकिन अब टेसू के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी एंड अब जाकर वो एहसास कर पा रहा था कि गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत होता है। वो सोचता है काश सालों पहले उसने 1% वाली रट नहीं लगाई होती और 99 प्रोसिक्यूटर्स में होकर वो खुश रह पाता बट नहीं, उसने लालच किया, गलत लोग के साथ हाथ मिलाया एंड एंड में उसके साथ भी वही हुआ। उसने अपने सब कुछ खो दिया और खासकर एक सच्चे दोस्त की जान भी गंवा दी। वो फूट फूट कर रोता है एंड सोचता है काश वो पास्ट में वापस चला जाए और अपनी गलतियों को सुधार ले। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है एंड वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रोज सुसाइड कर लेते हैं एंड पूरा देश इस बात का शोक मनाता है क्योंकि खराब पॉलिटिक्स के कारण अच्छे व्यक्ति की मौत हो गई। एंड दूसरी तरफ चीफ हान डायरेक्टर हान बन चुके थे एंड प्रोसिक्यूटर यांग
चीफ यांग। ये सब देख टेसू को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही एक आखिरी जज्बा भी, सही का साथ देने का। वो अपना सब कुछ लगाकर जो आखिरी कुछ चीजें उसके पास बची थी उन सभी को और खुद को दोबारा से रेडी कर एक सूट पहन गाड़ी खरीद प्रोसिक्यूटर जिमिन के पास आता है इस बारे में बात करने। वो कहती है जब प्रोसिक्यूटर थे तब तो साथ दिया नहीं तो फायदा भी नहीं है, क्योंकि इस बार हान चीफ नहीं है, अब वो डायरेक्टर बन चुका है, तो भूल जाओ उसे। लेकिन टेसू ने ठान लिया था बदला तो वो लेकर रहेगा। वो जाकर अपनी वाइफ के रिच फादर से बात करता है कि आखिर वो कैसे हान से रिवेंज ले सकता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ से मिलता है जिसे वो किसी तरह मनाकर जाकर मिलता है एक लेजेंडरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से जो किसी को भी टॉप पर ला सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। बट उन्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं था, इसलिए मर्टेसु ऑनेस्टी के साथ कहता है मुझे देश नहीं बदलना, ना ही मुझे कोई क्रांति लानी है, मुझे बस एक इंसान से बदला लेना है। एंड मिस्टर किम मान जाते हैं क्योंकि टेसू का गोल स्पेसिफिक था एंड वो पूरा फोकस लग रहा था। फिर वो टेसू से कहते हैं इस रिकॉर्ड में अपनी पूरी जिंदगी की स्टोरी बताओ, इसे सुनने के बाद मैं जो बेकार बातें होंगी उन्हें हटा दूंगा और काम की बातों के साथ एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसे तुम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हो सको। टेसू बिल्कुल ऐसा ही कहता है और अब तक की कहानी जो भी हमने देखी वो टेसू ही सुना रहा था इस रिकॉर्डर में। उसे सुन मिस्टर किम कहते हैं तुम्हारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये स्ट्रैटेजी इसके लिए परफेक्ट रहेगी। एक गरीब इंसान जिसने मेहनत से प्रोसिक्यूटर तक का सफर देखा और वहां से वो प्रेसिडेंट बनने निकला है ताकि साउथ कोरिया की न्याय व्यवस्था को वो ऊपर ला सके। इसी के साथ टेसू अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत करता है जहाँ सबसे पहले उसने वार किया था हान पे, उसके सारे सच सामने लाकर। एंड ये बात हान को बुरी तरह से हिट करती है एंड हान अब पर्सनली टेसू से मिलता है क्योंकि अब वो समझ चुका था टेसू वो पहले वाला टेसू नहीं रहा जो एक डरपोक बंदा हुआ करता था, बल्कि अब वो एक कॉन्फिडेंट स्मार्ट बंदा हो चुका था और हान के हर एक सवाल का उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आंसर भी था। एंड हान समझ चुका था कि टेसू का हराना आसान नहीं होगा, इसलिए वो उसके इलेक्शन कैंडिडेट बनने को ही ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि उसे उस पावर का लालच है। एंड ये बात का काउंटर किसी के पास भी नहीं था, लेकिन इलेक्शन जीतना है तो काउंटर ढूंढना होगा, इसलिए टेसू मीडिया के सामने जाकर एक ऐसी बात कहता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो कहता है मैं इलेक्शन अपने गाँव से नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा उस जगह से जहाँ से इस बार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। यानी वो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हो रहा था जो साफ दर्शाता है उसे कुर्सी का लालच नहीं, वरना वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से खड़ा होता क्योंकि वहां जीतने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा थे। ये बात आंख की तरफ फैल जाती है और अब लोगों का ट्रस्ट टेसू पे बढ़ने लगा था हद से ज्यादा। ये बात हान को दिन प्रतिदिन गुस्सा दिलाते जा रही थी। एंड वहीं बारी आती है इलेक्शन रिजल्ट्स की, जहाँ टेसू काउंटडाउन के बाद हमसे कहता है रिजल्ट्स अब खुद ही गेस कर लो, क्योंकि अब तो मेरी नजर में राजा यानी किंग मैं था, लेकिन एक्चुअल में किंग आप लोग हो एंड आप सभी लोग विनर्स हो, इसलिए मुझे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं हान और यांग दोनों को पकड़ लिया जाता है और अब साउथ कोरिया की न्याय व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हो रही थी। यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया जाता कि वेदर टेसू हैज वॉन द इलेक्शन और नॉट, बट एट द एंड मैटर करता है जस्टिस सिस्टम का सबसे ऊपर होना और लोगों का सच्चाई को जानना। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी सही मायनों में माइंड ब्लोइंग थी, ए ब्रिलियंट डायरेक्शन विद इक्वली अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। हान का कैरेक्टर जिस तरीके से जंग वू संग ने प्ले किया है वो काबिल तारीफ है, साथ ही टेसू का कैरेक्टर भी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस को देखने के लिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।